हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस मुस्लिम लॉ क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो वी विल फर्स्टली स्टार्ट विद द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज ऐसे सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है विच वर डायरेक्टेड बाय प्रॉफिट हिमसेल्फ। प्रॉफिट मोहम्मद ने इनको खुद ही डायरेक्शंस देकर बनाया था। दूसरा है कि हाईएस्ट क्वालिटी इनमें अटैच की गई है, दे आर गिवन मोस्ट इंपॉर्टेंस। एंड थर्ड थिंग अबाउट प्राइमरी सोर्सेज इज दैट द होल मुस्लिम लॉ जो है इज बेस्ड अपॉन द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। तो सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है? जब इन प्राइमरी सोर्सेज को फर्दर एक्सप्लेन किया गया एंड मॉडिफाई किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उन सोर्सेज ने सेकेंडरी सोर्सेज की शक्लें ले ली। तो द प्राइमरी सोर्सेज वर डायरेक्टेड बाय द प्रॉफिट हिमसेल्फ एंड व्हेन द प्राइमरी सोर्सेज वर फर्दर एक्सप्लेन्ड एंड मॉडिफाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो सेकेंडरी सोर्सेज बन गए। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं और सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं, फिर हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। Sources of Muslim law are divided into two categories, primary sources और secondary sources। Primary sources में following kinds आ जाते हैं: कुरान, सुन्ना और हदीस, इजमा एंड कियास। और secondary sources में जो following four categories में आते हैं, पहला है कस्टम जिसको उर्फ और तामुल भी कहते हैं, सेकेंड इज़ जुडिशियल डिसीजन, थर्ड लेजिस्लेशन, फोर्थ या लास्ट है इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्शियस। फर्स्ट सोर्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस कुरान। कुरान को सबसे इम्पोर्टेंट और फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ माना गया है बिकॉज इट इज़ द डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड एंड इट वॉज रिवील्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद थ्रू द मैसेंजर ऑफ गॉड जिनका नाम गैब्रियल था। एंड दीज वर्ड्स ऑफ कुरान वर रिवील्ड इन मक्का और मदीना। मक्का में जो वर्सेस और वर्ड्स रिवील किए गए थे गैब्रियल के द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद को, तो दे टॉक अबाउट फिलोसफिकल एंड थियोलॉजिकल इश्यूज। और मदीना में जो वर्ड्स रिवील किए गए थे डील्स विद सोशो इकोनॉमिक लॉज। तो इट वॉज कुरान वॉज रिटन एंड वॉज प्रिजर्व ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, और जैसे ही उनकी डेथ हुई थी तो सून इसको कंपाइल कर दिया गया था। तो एज अ होल अगर हम लोग देखें तो ये सिर्फ लीगल कोड नहीं है, डील्स विद वेरियस इश्यूज लाइक फिलोसफिकल, थियोलॉजिकल, सोशियो रिलीजियस, एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द रिलेशनशिप ऑफ मैन टू मैन एंड मैन टू गॉड एज वेल। और ये भी बताता है कि वे ऑफ लाइफ क्या होगी इस्लाम में। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ क्योंकि ये डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड माना जाता है। सेकेंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब इज़ सुन्ना और हदीस। ये इसको सेकेंड इंपॉर्टेंस दी गई है आफ्टर कुरान। सुन्ना और हदीस में ट्रेडिशंस और कस्टम्स ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट ने जो कहा, द वे ही एक्टेड, अटरेंसेस, उनका बिहेवियर, उन्होंने जो चीज़ किया, तो सब कुछ उसमें सुन्ना या हदीस में आ जाता है। इट इंक्लूड्स एवरीडे सेइंग्स, अटरेंसेस, हिज एक्ट्स, टैसिट कंटेंट्स, एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। जो चीज़ उन्होंने कहा या बोली वो सब ट्रेडिशंस या सुन्ना में आ जाता है। इट इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज: सुन्ना उल कौल, सुन्ना उल फ़ैल एंड सुन्ना उल तहरीर। कॉल वाले में आता है कि सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट ने बोला वो सब सुन्ना में आ जाएगा। दूसरा कॉल वाले में बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट ने किया या फिर द वे ही बिहेव्स और डूइंग्स ऑफ प्रॉफिट विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। और द थर्ड है सुन्ना उल तहरीर, इसमें साइलेंस ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी मैटर पे प्रॉफिट साइलेंट रह गए तो उसको मान लिया जाएगा एज हिज इम्प्लाइड अप्रूवल कि उन्होंने वो अप्रूव कर दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जस्टिफिकेशन ऑफ दिस यूजिंग दिस एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, कि क्यों हम लोग इसको जो प्रॉफिट के ट्रेडिशंस हैं या द वे ही एक्टेड एंड द थिंग्स ही सेड उनको भी हम लोग सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ मान रहे हैं। क्योंकि ये कुरान में ही लिखा गया है। कुरान में लिखा हुआ है कि मुस्लिम्स शुड फॉलो द कमांड्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो जो जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कमांड्स दी या फिर जो जो उन्होंने किया, जो जो उन्होंने बोला, सब कुछ लिखा हुआ है कुरान में कि मुस्लिम्स हैव टू फॉलो। तो वो सुन्ना को भी मुस्लिम्स एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। थर्ड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इजमा। इजमा में तब हम लोग ये थर्ड सोर्स इसलिए माना गया, इसको थर्ड इंपॉर्टेंस दी गई आफ्टर कुरान एंड सुन्ना, बिकॉज व्हेन कुरान एंड सुन्ना आर साइलेंट ऑन सर्टेन पॉइंट ऑफ लॉ, या फिर उनमें नहीं दिया हुआ या सुन्ना में प्रॉफिट ने डिस्कस नहीं करा था उन सब चीज़ों को, तब इजमा पे हम लोग आते हैं। इजमा मीन्स कंसेंसस ऑफ ज्यूरिस्टिक ओपिनियन। जो भी ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है विच इज़ साइलेंट और कुरान या सुन्ना में डिस्कस नहीं था, तो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो ज्यूरिस्ट होते हैं जिनको कहते हैं मुज्ताहिद्स, वो
अपनी कंसेंसस ऑफ ओपिनियन देते हैं या फिर एक कॉमन डिसीजन या फिर यूनानिमस ओपिनियन देते हैं और उसी को फिर लॉ मान लिया जाता है। उसको अगर वो पूरा अप्रूव हो जाता है आफ्टर कंसेंसस तो उसको एक वर्स ऑफ कुरान मान लिया जाता है एंड इट हैज़ एन अथॉरिटी ऑफ लॉ। दिस इज ऑल अबाउट इजमा। So when the jurists give their unanimous decision, वो unanimous decision या common opinion frame कर लेते हैं as to certain point of law। अब ये हर jurist नहीं हो सकता, ये वही jurist होते हैं जिनको कहते हैं मुज्ताहिद। They are Muslim and of particular age and particular point of law में ही वो लोग अपनी opinion देंगे और unanimous decision होना चाहिए, उन लोग का एक common opinion form कर लेना चाहिए। अब ये जो इजमा है ये 3 kinds के हो सकते हैं, इजमा ऑफ companions, इजमा ऑफ jurists and इजमा ऑफ people और masses। इजमा ऑफ कंपेनियंस मीन्स जो प्रॉफिट के कंपेनियंस थे वो लोग अगर कोई ओपिनियन दे रहे हैं तो उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और इट विल बी बाइंडिंग और सबसे ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस दी गई है, वो बाइंडिंग माना जाएगा। तो ये जो कंपेनियंस थे प्रॉफिट के उनका इजमा है। दूसरा इजमा ऑफ जूरिस्ट, जूरिस्ट यानी कि मुज्ताहिद, ये लोग जब कोई कॉमन ओपिनियन देते हैं एज टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ तो इधर फॉल करेगा। एंड लास्ट इज इजमा ऑफ पीपल और मासेस, जो कॉमन मुस्लिम सब्जेक्ट्स हैं या मासेस हैं वो लोग अगर कोई अपना ओपिनियन देते हैं तो वो इसमें फॉल करेगा, बट इसको बहुत लिटिल वैल्यू दी गई है या इंपॉर्टेंस दी गई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इजमा ऑफ कंपेनियंस, दैट इज कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई ओपिनियन देते हैं उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दी गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट इजमा। इजमा में जब ज्यूरिस्टिक ओपिनियन ये लोग अपना दे देते हैं, मुज्ताहिद ये कॉमन ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं और जब वो पूरा अप्रूव हो जाता है तो उसका वही फोर्स होता है या इंपॉर्टेंस होती है जो वर्सेस ऑफ कुरान की होती है, वो लॉ बन जाता है, इट विल बिकम बाइंडिंग। फोर्थ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ जो प्राइमरी सोर्सेज में आ रहा है, जिसको फोर्थ इंपॉर्टेंस दी गई है आफ्टर कुरान, सुन्ना एंड इजमा, इज कियास। कियास एक अरबिक टर्म है, इट मीन्स टू स्टैब्लिश एन एनोलॉजी। इसका मतलब होता है मेजरमेंट। अरबिक टर्म कियास का यहाँ मतलब होता है मेजरमेंट, अकॉर्ड और इक्वालिटी, वेयर अ पर्टिकुलर थिंग इज मेजर्ड टू अ सर्टेन अदर थिंग, जिसका कोई एक स्टैंडर्ड होता है। इट मीन्स मेजरिंग और कंपेयरिंग अ थिंग टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड फिक्स है और वी आर मेजरिंग अ पर्टिकुलर थिंग टू दैट सेट स्टैंडर्ड, इसी का मतलब यहाँ पर कियास होता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिडक्शन। कोई अगर लॉ दिया है उसको हम लोग बाय द वे ऑफ कियास, बाय द वे ऑफ डिडक्शंस, उसको हम लोग एक और एक्सपेंडेड मीनिंग दे सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्टिकुलर लॉ दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ डिडक्शन होता है। यहाँ पर हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं लॉ, उसका और वाइडर इंटरप्रिटेशन करके या उसको एक्सपेंडेड मीनिंग दे रहे हैं, बट वी आर नॉट एस्टैब्लिशिंग अ न्यू लॉ। हम लोग कोई न्यू लॉ यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं कर रहे, बट एक पर्टिकुलर लॉ जो दिया है उसी को एक्सटेंड करके या और मोर वाइडर इंटरप्रिटेशन करके हम लोग उसको डिस्कवर कर रहे हैं। फर्दर वी आर गिविंग इट एन एक्सपैंडेड मीनिंग बाय द वे ऑफ कियास। सो इट इज द लास्ट सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इट मीन्स टू एस्टैब्लिश एन एनोलॉजी। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, उससे हम लोग सर्टेन थिंग को कंपेयर करते हैं। वी ड्रॉ एन एनोलॉजी, दिस मीन्स कियास। एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिडक्शन। एक पर्टिकुलर लॉ को हम लोग और एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सपैंडेड मीनिंग और इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। एंड वी आर नॉट हियर एस्टैब्लिशिंग न्यू लॉ, वी आर ओनली डिस्कवरिंग द लॉ विच इज ऑलरेडी देयर। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सेकेंडरी सोर्सेज ऐसे सोर्स हैं जब प्राइमरी सोर्सेज को फर्दर एक्सप्लेन एंड मॉडिफाई किया गया तो उन्होंने सेकेंडरी सोर्सेज की शक्ल ले ली विद द पैसेज ऑफ टाइम। फर्स्ट है कस्टम। जब तक इस्लाम नहीं आया था इन एंशिएंट अरेबिया, कस्टम ही एज अ सोर्स ऑफ लॉ था विच रेगुलेटेड सोशल लाइफ, रिलीजन, मोरालिटी, ट्रेड एंड कॉमर्स। ये तब की बात है जब इस्लामिक लॉ नहीं आया था और ये सब चीज़ों रेगुलेट करने के लिए कस्टम ही एज अ सोर्स ऑफ लॉ माना जाता था। बट अब जब इस्लाम आ गया है तो कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ लॉ जनरली नहीं माना जाता है। दैट्स व्हाई इट फॉल्स अंडर द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। बट ऐसा देखा गया है कि जो कस्टम विच आर इन कन्फर्मिटी विद द मुस्लिम लॉ और द वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट, तो उनको कुछ इंपॉर्टेंस दी गई है एज दे आर इन कन्फर्मिटी विद द मुस्लिम लॉ और उनको उस लेवल तक, उस हद तक सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ माना जाता है। बिकॉज प्रॉफिट नेवर रिपील्ड द होल प्री इस्लामिक कस्टमरी लॉ ऑफ अरेबिया। अरेबिया में जब तक इस्लाम नहीं आया था और जो कस्टमरी लॉ चल रहा था, प्रॉफिट ने उसको कभी भी एक्सप्रेसली रिपील्ड नहीं माना। तो जो कस्टम्स चले आ रहे थे वो अभी भी एज अ सोर्स ऑफ लॉ चले आ रहे हैं बिकॉज प्रॉफिट नेवर रिपील्ड देम। Lastly, after the coming of the शरीयत एक्ट ऑफ 1937, जब शरीयत एक्ट आ गया है
उसमें कस्टम इज एप्लीकेबल ऑन द मैटर्स विच नॉट फॉल अंडर सेक्शन 2। सेक्शन 2 में कुछ मैटर्स दिए हुए हैं विच आर गवर्न बाय द शरीयत एक्ट। जो मैटर्स उसमें फॉल नहीं कर रहे हैं, ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हैं विच आर नॉट फॉलोइंग अंडर सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, उन तीनों में कस्टम लगेगा, दे विल बी गवर्न बाय कस्टम अलोन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ इन मुस्लिम लॉ, ये शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में दिया हुआ है। शरीयत एक्ट में सेक्शन 2 है और सेक्शन 2 में जो जो चीजें फॉल नहीं करती है वो कस्टम से गवर्न होंगी, ये एक्सप्रेसली मेंशन है। तो कौन कौन सी चीजें? अडॉप्शन, विल एंड लेगेसीज। अडॉप्शन का कंसेप्ट, विल का कंसेप्ट और लेगेसीज का कंसेप्ट, दे विल बी गवर्न बाय द कस्टम्स। ये सेक्शन 2 में मेंशन नहीं है, इसी वजह से ये कस्टम से गवर्न की जाएंगी। जो जो सेक्शन 2 में मेंशन है वो इस एक्ट से गवर्न होते हैं। So this is all about custom as a source of Muslim law. सेकेंडरी सोर्सेज में जो हम लोग सेकेंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ देख रहे हैं, इट इज़ जुडिशियल डिसीजंस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ मुस्लिम लॉ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन देता है, कोई भी जजमेंट देता है, तो इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ लॉ एंड बिकम्स बाइंडिंग ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट, और वो मुस्लिम लॉ में भी एक सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है। पॉइंट ऑफ लॉ इज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम लॉ। अगर कोई किसी पॉइंट ऑफ लॉ में मुस्लिम लॉ साइलेंट हो जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर टेक्स्ट, देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कम्स टू द रेस्क्यू एंड दे इंटरप्रेट that point of law on the basis of justice, equity and good conscience। इन तीनों के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देती है, जो भी डिसीजन देती है, इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड इट टेक्स द फेस ऑफ द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। फॉर एग्जाम्पल, शायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दैट इज तलाक बिद्दत। तो ये जो अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ लॉ, और यहाँ मान लिया जाएगा कि ट्रिपल तलाक कैन नॉट बी फॉलोड एंड इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो दिस इज एन एग्जाम्पल एज अ जुडिशियल डिसीजन बीइंग अ सोर्स ऑफ लॉ। सेकेंडरी सोर्सेज में जो थर्ड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ देख रहे हैं इज लेजिस्लेशन। कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स कोई भी लॉ बनाती है, तो इट बिकम्स अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। दे मॉडिफाई द रूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नीड्स। वो लॉ बनाते हैं, मीन्स अगर मुस्लिम लॉ किसी पॉइंट में साइलेंट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम वुमेन को कोई राइट नहीं दिया गया था डिवोर्स के लिए, तो फिर आता है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट पास करा गया 1939 में, जिसके सेक्शन 2 में वेरियस 9 ग्राउंड्स मेंशन, जिसमें मुस्लिम वुमेन भी डिवोर्स अब ले सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नीड्स ये लॉज या लेजिस्लेशंस पार्लियामेंट ने और स्टेट लेजिस्लेचर्स ने लाया to modify the Muslim law according to the present needs. Some other example are शरीयत एक्ट जो 1937 का है, या मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिजेस एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। ये सब एग्जाम्पल्स हैं लेजिस्लेशंस के विच टेक द फेस ऑफ सोर्स ऑफ लॉ। नाउ सेकेंडरी सोर्स में जो हम लोग फोर्थ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ देख रहे हैं इज द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। क्या होता है कि व्हेन द लॉ इज साइलेंट ऑन सर्टेन पॉइंट्स, अगर किसी पॉइंट ऑफ लॉ पर्टिकुलर केस में अगर लॉ है ही नहीं, इट इज़ साइलेंट या फिर कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो जजेस प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी यूज़ करके उस पॉइंट ऑफ लॉ को डिसाइड करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियंस। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी इट कम्स टू सप्लीमेंट द लॉ वेयर देयर इज नो लॉ ऑन अ सर्टेन पॉइंट। तो जनरल मीनिंग इक्विटी का यही होता है कि अगर लॉ किसी पॉइंट पे साइलेंट है, देन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कम्स टू सप्लीमेंट इट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी या गुड कॉन्शियंस मुस्लिम लॉ में जब पहली बार अप्लाई करा गया था वाज बाय अबू हनाफी। ही वाज द फाउंडर ऑफ द हनाफी सेक्ट ऑफ सुन्नी लॉ। इन्होंने कहा था, इन्होंने एक प्रिंसिपल एक्सपाउंड किया कि द रूल ऑफ लॉ विच इज बेस्ड ऑन एनालॉजी, दैट इज कियास। कियास को हम लोग सेट असाइड भी कर सकते हैं बाय द जजेस टू गिव अ मोर लिबरल कंस्ट्रक्शन टू द लॉ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर केस। तो पहली बार उन्होंने कहा कि जो कियास हम लोग एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ लाए हैं, उसको हम लोग सेट असाइड भी कर सकते हैं, जजेस उसको सेट असाइड कर सकते हैं टू गिव मोर लिबरल कंस्ट्रक्शन टू द पॉइंट पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ। यहीं पर सबसे पहले जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस का प्रिंसिपल मुस्लिम लॉ में अप्लाई किया गया था, जिसको कहते हैं ज्यूरिस्टिक इक्विटी। सो इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। अब क्या है कि मुस्लिम लॉ में अभी तक हम लोग ने वेरियस सोर्सेज देखा, कुरान, सुन्ना, कियास, इजमा।
तो कियास एक ऐसा सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ था जिसमें वेरियस ज्यूरिस्ट जो थे, जिनको मुज्ताहिद्स कहते थे, दे इंटरप्रेटेड सर्टेन पॉइंट ऑफ लॉ जिसमें कुरान या फिर सुन्ना साइलेंट रहते थे। तो वो ज्यूरिस्ट इंटरप्रेट करते थे उस पॉइंट को जिसमें कुरान में कुछ नहीं लिखा है जिसके बारे में, या फिर सुन्ना में कुछ नहीं कहा गया है। तो व्हेन डिफरेंट ज्यूरिस्ट इंटरप्रेटेड दैट पॉइंट ऑफ लॉ, तो उनके जो इंटरप्रिटेशंस थे वो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस हो गए और यही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया और वो वेरियस स्कूल्स में डिवाइड हो गए। तो इफ वी लुक एट द मेजर सोर्स, सो इफ वी लुक एट द मेन सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम लॉ, देयर आर टू मेन सेक्ट्स जिसमें मुस्लिम लॉ डिवाइडेड है, सुन्नी एंड शिया स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, और इनको फर्दर सब कैटेगराइज किया गया है। सुन्नी में हम लोग पढ़ेंगे हनाफी स्कूल, मालिकी स्कूल, साफी स्कूल एंड हनबली। एंड शिया स्कूल में, शिया लॉ में हम लोग पढ़ेंगे इतना अशारिया स्कूल, इस्माइलिया एंड ज़यादिया स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। एक एक को देखेंगे, इनके फाउंडर्स देखेंगे, इनकी मेजर बुक्स देखेंगे कि क्या। हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सुन्नी सेक्ट ऑफ मुस्लिम लॉ। उसका पहला सब स्कूल जो है उसको हनाफी स्कूल कहते हैं। हनाफी स्कूल इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल अमंग ऑल द मुस्लिम स्कूल्स, और इंडिया में भी ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और फॉलो किया जाता है अमंग इंडियन मुस्लिम्स। तो इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स फाउंडर अबू हनाफी। इन्होंने यही स्कूल फाउंड किया था। तो मेनली क्या होता है कि whenever they find that Quran did not explain any particular thing, then this school relies on Prophet's tradition. प्रॉफिट मोहम्मद ने जो भी कहा, बोला, किया, उस पर ये लोग रिलाई करते हैं इफ़ कुरान इज साइलेंट ऑन सर्टेन पॉइंट्स। और प्रॉफिट्स ट्रेडिशन को अब ये लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो दे इंटरप्रेट इट ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ मुस्लिम कमिटी। जो कस्टम्स पिछले समय से चले आ रहे हैं या प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी सेट हो गए हैं, दे रिलाई अपॉन इट एज द ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट। वो मान लेते हैं कि वही ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट या सुन्ना में आ रहा है। लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ दिस स्कूल इज कॉल्ड हिदाया। इस स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, जैसे मुस्लिम लॉ, इनहेरिटेंस क्या होगा, सक्सेशन क्या होगा। तो ये बुक इन सब टॉपिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में भी अगर कोर्ट्स को जज करना होता है, किसी पॉइंट ऑफ लॉ को इंटरप्रेट करना होता है, तो इंडियन कोर्ट्स भी हनाफी स्कूल के ही बुक्स जज करती हैं, देखती हैं कि उसमें क्या लिखा है, उसी से जजमेंट दिया जाता है। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर स्कूल अमंग मुस्लिम्स। सेकेंड स्कूल है मालिकी स्कूल। इट इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर इमाम मालिक बिन अनस। ये स्कूल भी उसी टाइम फाउंड हुआ था जिस समय हनाफी स्कूल फाउंड हुआ था, बट इट मोस्टली फ्लरिश्ड इन मदीना। मदीना में ही इसके मेनली फॉलोअर्स पाए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट तो है और इंडिया में कोर्ट्स इसको यूज़ करती हैं टू इंटरप्रेट वेरियस प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम लॉ, बट उतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है जितना कि हनाफी स्कूल पॉपुलर था। दे ऑल्सो रिलाई अपॉन द सुन्ना और ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट मोहम्मद ने चीज़ें कही, बोली, करी, उन पे ये रिलाई करते हैं जैसे हनाफी स्कूल रिलाई किया करता था। बट ये उतना पॉपुलर अभी नहीं है जितना हनाफी स्कूल है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड एंड द फोर्थ सब स्कूल ऑफ सुन्नी लॉ। अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया हनाफी स्कूल एंड मालिकी स्कूल। अब हम लोग देखने जा रहे हैं शाफी स्कूल एंड हनबली स्कूल। शाफी स्कूल जो है उनके फाउंडर का नाम था मोहम्मद बिन इद्रिस शाफी। ये जो थे, ही वॉज द डिसाइपल ऑफ बोथ इमाम मलिक एंड इमाम हनाफी। जो अभी तक हमने दो स्कूल्स पढ़े, उनके फाउंडर के ये डिसाइपल हुआ करते थे, उनके स्टूडेंट हुआ करते थे। इन्होंने ये स्कूल फाउंड करा था। मेनली दिस स्कूल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बोथ हनाफी एंड मालिकी स्कूल। मालिकी और हनाफी स्कूल की जो कंबाइंड टीचिंग थी यहाँ पर यूज़ की गई है शाफी स्कूल में। लास्ट है, दे रिगार्डेड दैट इजमा और द इंटरप्रिटेशन बाय द ज्यूरिस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इन लोगों ने इजमा को प्रोमिनेंस दिया एंड their main contribution to the Muslim law was कियास और एनालॉजी। इन्होंने कहा कि कियास एज अ सोर्स ऑफ लॉ इन्होंने डेवलप किया और एनालॉजी। सो दिस वाज ऑल अबाउट साफी स्कूल। अब हम लोग हनबली स्कूल देख रहे हैं। हनबली स्कूल के जो फाउंडर है उनका नाम है अहमद बिन हनबल एंड ही वाज द डिसाइपल ऑफ इमाम शाफी। इनके डिसाइपल, इमाम शाफी के डिसाइपल, ये हनबली स्कूल के फाउंडर थे। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कियास। ही रिजेक्टेड द कियास एज अ सोर्स ऑफ लॉ, दैट इज एनालॉजी एज अ सोर्स ऑफ लॉ को उन्होंने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। एंड ही रिलाइड ऑन सुन्ना और द ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट ने चीज़ें करी हैं, कही हैं, बोली हैं, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट
पीपल हैव इंटरप्रेटेड, जो बाकी लोगों का इंटरप्रिटेशन है जो कियास में आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्रॉफिट ने खुद ही चीज़ें बोली हैं कही हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देयरफॉर दे रिलाइड ऑन सुन्ना एज अ सोर्स ऑफ लॉ एंड दे रिजेक्टेड कियास विच वाज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस स्कूल। एंड लास्ट, ये जो इसके फाउंडर थे अहमद बिन हंबल, इन्होंने एक बुक कंपाइल करी है, उसमें जितने भी ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट थे, प्रॉफिट ने जो कहा बोला किया वो सब उन्होंने इस बुक में कंपाइल करा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मुस्नद कहते थे इस बुक को। तो एक बुक उन्होंने कंपाइल करी जिसमें ऑल द ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या बोला, क्या किया, कैसे वो करते थे, सब कुछ इस बुक में उन्होंने कंपाइल कर दिया एज द ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट एंड इट वाज नोन एज मुस्नद। So this was all about Sunni law and its various sects. लास्ट टॉपिक जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इज वेरियस सब स्कूल्स ऑफ शिया सेक्ट। शिया सेक्ट 3 सब स्कूल्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज इतना इशारिया स्कूल, इस्माइलिया स्कूल एंड ज़यादिया स्कूल। तो हम लोग सबसे पहले इतना इशारिया स्कूल, जिसको इमामिया स्कूल भी कहते हैं, वो डिस्कस करते हैं। इतना इशारिया स्कूल जो है वो मोस्ट फेमस स्कूल कहा जा सकता है शिया सेक्ट का, क्योंकि मोस्टली जो भी शियाज हैं वो इसी स्कूल में फॉल करते हैं। तो इतना इशारिया स्कूल के जो लोग थे दे बिलीव दैट देयर हैड बीन स्टार्टिंग फ्रॉम अली से स्टार्ट करके देयर हैव बीन 12 इमाम्स, 12 इमाम अभी तक आ चुके हैं। और जो 12th वाला इमाम था ही डिसअपियर्ड एट अ वेरी यंग एज व्हेन ही वाज अ चाइल्ड एंड दे बिलीव दैट ही विल रीअपियर इन द फ्यूचर समटाइम। तो दे बिलीव दैट देयर वर 12 इमाम्स एंड जो भी इन 12 इमाम के द्वारा कहा गया बोला गया दे कंसिडर इट एज लॉ। इस स्कूल का एक पेक्यूलियर फीचर ये है दैट दे रिकॉग्नाइज दैट दे आर द ओनली वन हु रिकॉग्नाइज मुता मैरिज। हम लोग ने मुता मैरिज डिस्कस करा था टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिजेस में, तो ये इतना अशारिया स्कूल ही है जो एक मुता मैरिज को रिकॉग्नाइज करती है, दैट इज अ टेम्पररी मैरिज विच इज बेस्ड ओनली ऑन प्लेजर एंड प्रोक्रिएशन। So this was all about Itna Sharia school. They believe that there have been 12 imams till now and whatever was said by these 12 imams was considered as law. वो law बन जाता था। दूसरा स्कूल है इस्माइलिया स्कूल। The followers of Ismail were known as Ismailia school or they are also known as Seveners. They are known as Seveners because ये बिलीव करते थे कि अभी तक सिर्फ 7 इमाम्स हैं। यहाँ ये लोग बिलीव करते 12 इमाम्स, they believe that there have been only 7 imams. इन इंडिया अगर हम लोग देखा जाए तो दे आर फर्दर कैटेगराइज इन 2 ग्रुप्स, खोजस एंड बोहराज। लास्ट स्कूल जो शिया सेक्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज़यादिया स्कूल। द फाउंडर इज जैद, ही वॉज वन ऑफ द सन ऑफ 4th इमाम। 4th इमाम जो इनमें से थे उनका एक बेटा था जैद एंड ही इज द फाउंडर ऑफ ज़यादिया स्कूल। दिस वॉज द स्कूल हु वॉज द फर्स्ट टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम द शिया स्कूल और इसी वजह से इन्होंने कुछ सुन्नी प्रिंसिपल्स को भी अपने में इनकॉर्पोरेट किया है। ये वाला स्कूल इंडिया में फाइंड नहीं कर सकते हैं हम लोग एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन येमेन। सो दिस वाज ऑल अबाउट शिया सब स्कूल्स जो हम लोग ने डिटेल में 3 तो डिस्कस किया। सो आज हम लोग ने डिटेल में डिस्कस कर दिया वेरियस सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, जिसमें हम लोग ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज को अलग अलग डिस्कस किया एंड फिर हम लोग ने स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ में शिया और सुन्नी सेक्ट के वेरियस सब स्कूल्स को भी डिटेल में डिस्कस किया। So I will see you in next class with another topic. Thank you so much.